अस्सलाम वालेकुम, मैं किरण इस्माइल। आज जो मैं आपसे टॉपिक शेयर करूंगी वो है सेक्शन 489F विच इज़ डिसऑनेस्टली इशूइंग ऑफ अ चेक। इस 489F के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि पहला इंग्रेडिएंट आ जाता है इशूंस ऑफ अ चेक। चेक का इशू होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हमारे पास इंग्रेडिएंट आ जाता है रीपेमेंट ऑफ अ लोन। उधार लिया, उस उधार की अदायगी करने के लिए आप जो है एज अ श्योरिटी जो है वो चेक देते हो, चाहे वो साल का टाइम पीरियड हो, 2 साल का टाइम पीरियड हो, 6 माह का हो, 2 दिन का हो, जितना भी वो टाइम पीरियड हो, वो जब फुलफिल हो जाएगा तब आप जाके इन कैश करा सकते हैं। तीसरा हमारे पास इंग्रेडिएंट आ जाता है अगेंस्ट दी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या किसी भी ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट, जिससे मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल कोई मुआहदा होना था या कोई एग्रीमेंट होना था या कोई कॉन्ट्रैक्ट होना था या कोई वादा होना था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में ये जो है वो जारी किया जा रहा है चेक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ज़मीन का मुआहदा होना था जो कि एक सिविल मैटर है और उसके लिए चेक जारी किया गया और वो जो चेक जारी किया गया वो हो गया बाउंस। ठीक है, तो उस चीज़ को फुलफिल करना अब ये ऑब्लिगेशन है। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो फुलफिल होगी। तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है तो वो 489F में फॉल करती है। जहाँ तक बात रही गारंटी चेक की, कि जो गारंटी चेक है, क्योंकि एक सिविल ट्रांजैक्शन है तो ये इसके ऊपर 489F जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। कोर्ट्स ये कहती है, कोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन है कि ये इसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है। अब जो इस 489F को समझने के लिए ये चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होनी बहुत ज़रूरी है, हम सब की फिंगर टिप्स पे होनी बहुत ज़रूरी है कि जो चेक इशू कर रहा है या जो चेक रिसीव कर रहा है उनकी भी कुछ जो है वो ऑब्लिगेशंस हैं या उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे कि जो इशू कर रहा है, सबसे पहले तो जो चेक इशू कर रहा है वो उसके पास अकाउंट होना चाहिए, वो किसी अकाउंट का होल्डर होना चाहिए। ये नहीं है कि वो चेक इशू करके दे दे किसी और के अकाउंट का और उसका अपना कोई अकाउंट है। दूसरी चीज़, वो जिसके नाम पे ट्रांसफ़र कर रहा है वो चेक या जो भी, वो स्पेसिफिकली उसके नाम पे ट्रांसफ़र करे। ये ना हो, कुछ लोग होते हैं ना मुंह में चेक पे सेल्फ लिख के दे देते हैं और वो फिर बैंक के पास जब वो जाते हैं प्रेजेंट करते हैं वो चेक तो वो कहते हैं नहीं जी अब वही बंदा लेके आए, वही आपको जो है इसको इनकैश करा के देगा। नहीं, प्लीज़ प्रॉपर नाम लिखें। तीसरा, जो आप अमाउंट ट्रांसफ़र करें वो प्लीज़ अकाउंट में ट्रांसफ़र करें ताकि एक रिकॉर्ड में रहे वो चीज़, जो इशू कर रहा है उसके, जो ले रहा है रिसीव कर रहा है उसके, और एक बैंक के भी रिकॉर्ड में ये चीज़ रहे। फिर हमारे पास जी आ जाता है इसका एक अगला पॉइंट कि जब आप चेक फिल कर रहे होते हो तो उसके नीचे जो ब्लॉक्स होते हैं जिसके अंदर आप अपने डिजिट्स लिखते हो, नंबर्स लिखते हो, प्लीज़ वो प्रॉपरली फिल करें। प्लीज़ उसके जो कॉमाज हैं वो ठीक तरीके से लगाएं, कोई स्पेसेस ना छोड़ें ताकि कोई उसको फिल ना कर सके बाद में। और जो अल्फ़ाबेटिकली भी लिखा हुआ होता है वो भी आप प्रॉपरली उसको जो है वो लिखें ताकि कोई टैम्परिंग ना कर सके। अब बेसिकली जो रिसीव कर रहा है वो रिसीव करते हुए जो चेक की फ्रंट साइड है उसका साइन और जो चेक की बैक साइड है उसके साइन को देखिए कि वो हुआ है, सेकेंडली वो मैच कर रहा है, ये सारी चीज़ें देख के वो फिर चेक रिसीव करें। और प्लीज़ ये जो ओपन चेक्स आप दे देते हैं प्लीज़ वो ना दिया करें, उस पर भी बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं और सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं 489F के इसी के ऊपर कि ओपन चेक था, कुछ नहीं लिखा, साइन करके दे दिया, अब अगले बंदे ने अपने अकॉर्डिंगली अमाउंट लिख के जो है वो चेक जाके कैश करा लिया या उसके अगेंस्ट पेमेंट ले ली जाके। ठीक है, अब इस पूरी चीज़ को समझते हुए 489F को सबसे ज़्यादा जो एक पॉइंट है जो समझना बहुत ज़रूरी है वो है लिमिटेशन, जो कि लिमिटेशन एक्ट में बताई गई है कि अगर आप किसी चीज़ के अगेंस्ट आपको चेक दिया जाता है और उसको जाके आपने कैश करवाना है, कैश करवाना है, तो उसका टाइम है 6 महीने का, 6 मंथ्स का टाइम है। विद इन 6 मंथ्स जाके जो है आप उसको बैंक में लेके जाओगे, कंसर्न बैंक में जाके वो चेक आप दोगे, उसको प्रेजेंट करोगे, वो आपको फिर डिसऑनर जो स्लिप है वो चेक के ऊपर लगा देगा। ठीक है, अगर आप उसको 6 मंथ्स के बाद लेके जाओगे तो जो स्टेट बैंक है वो खुद कहता है कि अगर
विद इन 6 मंथ्स आ जाएगा तो ठीक है, अगर वो 6 मंथ्स के बाद आता है, उस टाइम पीरियड के बाद आता है, तो वो चेक स्टेल हो जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें, जो आप जब भी कोई 489F का दावा आता है या मुकदमा आता है, तो हम सबसे पहले FIR की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो FIR भी आपको, बहुत से कम लोगों को ये चीज़ पता होती है कि 6 महीने के अंदर अंदर जाके अपने FIR फाइल करवानी होती है। अक्सर लोग साल, 2 साल, 3 साल बाद आते हैं, जो कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जो लिमिटेशन का टाइम है ना, वो क्रॉस कर जाता है। अब इस 489F को समझने के लिए सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है हम ये समझें कि ये जो डिसऑनेस्टी है ना, डिसऑनेस्टी पर्सन की, वो क्या है। डिसऑनेस्टी पर्सन की ये है कि देखें, जब आप एक बैंक में चेक लेके गए, आपने प्रेजेंट किया, वो डिसऑन हो गया। अब डिसऑनेस्टी कैसे आपको पता चलेगी कि ये कैसे आपको पता है कि इसने ये डिसऑनेस्टी चीज़ की है। अब जो वो डिसऑनेस्ट स्लिप जो बैंक लगाता है चेक के ऊपर, उसके ऊपर 22 से 23 पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं कि इनमें से अगर सिंगल रीज़न भी जो है वो फुलफिल हो जाती है, तो वो चेक जो है वो डिसऑन कर देता है बैंक, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, किसी ने 1 लाख रुपया किसी को दिया, चेक लिख के दिया 1 लाख का, अब वो उसको दे देता है। अब उसमें से वो कुछ दिन बाद 2-3 हज़ार रुपये जो है वो यूज़ कर लेता है, निकलवा लेता है। या तो वो मजबूरी के तहत निकलवाता है, या उसको कोई और काम था, या उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी डिसऑनेस्टी की, नहीं पता। अब वो जब बंदा जाता है बैंक में लेके वो चेक, तो उसको कैश कराने के लिए, तो वो तो कहते हैं ये तो 1 लाख का था, इसमें तो 1 लाख ही नहीं, ये आपका चेक हो गया, ठीक हो गया। तो इस सूरत में जो कि बेल मैटर्स होते हैं, उसमें कोर्ट थोड़ी सी लीनियंट होती है, थोड़ा सा देख लेती है अगली पार्टी को भी, अच्छा वो मजलूम है, या उसने जान के नहीं किया, उसकी ये मजबूरी थी, या बीमार था, मेडिकल के लिए चाहिए थे, तो वो थोड़ा सा लीनियंसी शो कर देती है। जैसे किसी ने सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी, आपने उसको PDCs दे दी, पोस्ट डेटेड चेक दे दिया कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो फलां डेट को जाके वो करा लेगा इन कैश। अब उसने सर्विसेज प्रोवाइड की, थोड़ी सी गलत सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, उसने फिर कहा उसको कि मैं आपको ठीक चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, तो अब वो बंदा जिसने चेक दिया था वो क्या करता है कि वो बैंक कॉल करके कहते हैं आप ब्लॉक कर दें। तो अब ये उसमें भी इसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन आ गई कि वो जान के उसको कह रहे हैं कि आप ब्लॉक कर दें, उसको पता है। जहाँ पे अकाउंट हो ही ना, क्लोज्ड हो, इनएक्टिव हो, इन सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट की सख्त मेयर्स हैं इसके ऊपर, सख्त उसने सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है कि इस तरह के केसेस में जो ये हरकत करते हैं लोग, उनको 3 साल की सज़ा, फाइन या दोनों होगा, वो 489F में फॉल करेंगे, ठीक है। अब अमूमन क्या होता है, लोग सबसे पहले जी जब 489F हो गया, आपका चेक जो है वो बाउंस हो गया, इट्स ऑन हो गया, सबसे पहले जाते हैं जी FIR कटवाएं। आप जाएं, आप FIR कटवाएं। पुलिस का काम है कि वो उस बंदे को देखे, और हाँ उसको पता है कि हाँ इस बंदे ने हरकत की है तो इसको सजा होनी चाहिए। पुलिस का काम ये नहीं है कि वो आपको पैसे रिकवर कर दे, ठीक है। लोग जाते हैं, नहीं हमें बंदा ढूंढ के दे, हमें हमारे पैसे वापस करें, ये पुलिस का काम नहीं। सबसे पहली चीज, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि चेक, प्रो नोट, पे ऑर्डर, ये जो है ये सब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो जो नेगोशिएबल एक्ट है हमारा, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसका सेक्शन 30 ये कहता है कि आप उस बंदे को नोटिस करें जो अकाउंट होल्डर है, ताकि उसके इल्म में ये बात चली जाए कि ये जो है आपने जो चेक दिया था वो कैश नहीं हुआ है, वो बाउंस हो गया, फला रीजंस थी, ताकि उसके इल्म में ये बात चली जाए, उसके नॉलेज में चली जाए बात। पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी यहाँ पे, अब सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया है कि ये प्रैक्टिस यहाँ पे एप्लीकेबल है। सबसे पहली चीज़, आप सेक्शन 30 के तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के प्लीज नोटिस करें। सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है FIR। अगर FIR नहीं होती तो हम 22A 22A की एप्लीकेशन लगाते हैं CPC की, जिसमें जस्टिस ऑफ पीस के पास जाते हैं और उनको कोर्ट ऑर्डर करती है कि आप जो है पुलिस जो है बंदे की FIR जो है वो रिकॉर्ड करें। फिर हम जाते हैं अगर FIR अगर हम कटवाते हैं तो SHO जो है वो उसके पास पावर्स नहीं है कि वो FIR को लिखे, ठीक है। ये जो है DSP या SSP जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कहेगा, उसके पास अथॉरिटी है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर करे कि FIR जो है वो फाइल कर दी जाए। अब जरूरी नहीं है कि इस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो, अब किसी तरह हमने अपने पैसे भी तो वापस लेने जो हमारे चले गए, तो उसके लिए हमारे पास सिविल कोर्ट की जो सिविल कोर्ट का जो फॉरम है वो अवेलेबल है।
हम जो है रिकवरी का दावा फाइल कर सकते हैं, सूट फॉर रिकवरी कर सकते हैं अंडर ऑर्डर 37 ऑफ CPC। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्रिमिनल करें तो आप सिविल केस नहीं कर सकते। सिविल लिटिगेशन जो है वो क्रिमिनल को बार नहीं कर सकती और क्रिमिनल लिटिगेशन जो है वो सिविल को बार नहीं कर सकती। साइड बाय साइड दोनों चीज़ें या दोनों जो है वो सूरत हाल में वो दोनों चीज़ें चल सकती हैं, सिविल अलहदा, क्रिमिनल अलहदा। क्रिमिनल में आप उसको जो है सज़ा दिलवाना चाहते हैं सज़ा दिलवाएं, और सिविल में आप अपनी रिकवरी करवाना चाहते हैं तो आप अपनी रिकवरी करवाएं। मगर द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आप जो है उसको सेक्शन 30 के अंदर नोटिस करवाएं ताकि उसके इल्म में ये बात चली जाए। थैंक यू सो मच।